बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। कल का दिन इंतहाई अहम था। इद्दत में निकाह केस की समाअत हुई। फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे हम और फैसला आ भी चुका है, बल्कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी गई। अच्छा, इसके साथ ही अहम पेशा सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम लोग अपने प्रोग्राम में भी बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जब बात कर रहे थे, हमारा सवाल यही था कि आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। कुछ खबरों के मुताबिक 27 अफराद जो हैं उन पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, कुछ खबरों के मुताबिक 21 अफराद पे मुश्तमिल एक ग्रुप है। बहरहाल वो अलहदगी का इंदिया दे चुके थे पहले भी। शहरयार आफरीदी की जानिब से जब इस्तीफे की बात सामने आई, उसके बाद शाहनाना गुलजार साहिबा वो बड़ा खुल के असम्बली में सामने आई और उन्होंने कहा कि, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सियासी मशकूक अफराद हमारी कोर कमेटी सियासी कमेटी में मौजूद हैं। उसके बाद शेर अफजल मरवत बड़े कूद के मैदान में आए और उन्होंने कहा कि हम भी इस्तीफा देंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं बचता। अब कल उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कर दी। उन्होंने शिबली फराज का जिक्र किया और शिबली फराज के जिक्र में उन्होंने कहा कि जब तक वो भी इस्तीफा नहीं देते, उमर अयूब के इस्तीफे के बाद उन्होंने ये कहा कि जब तक शिबली फराज भी इस्तीफा नहीं दे देते तब तक इस पार्टी को ये जो लोग हैं इनके चुंगल से नहीं छुड़ाया जा सकता। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफा दे चुके हैं। रात को कल 10:30 के करीब उन्होंने ये अपना इस्तीफा जो लेटर है वो इमरान खान के नाम लिखा और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो ऑफिशियली सबमिट करवा दिया। तारीख इस पे बहरहाल 22 जून की लिखी है, यानी कि आज 28 या 29 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक हफ्ता पहले से आप कह सकते हैं कि ये तैयारी हो रही थी, ये बातचीत थी। सो ही वाज, आई थिंक वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको ये करना पड़ेगा एंड ही डिलेड इट। मे बी वो देखना चाह रहे थे कि क्या सूरत है और इवेंचुअली या फाइनली उनको जाके ये इस्तीफा देना पड़ा। एनी हाउ, अभी ये सब भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी वर्ल्ड कप के हवाले से भी हम आज कुछ बात करेंगे। जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान को 9 विकेटों से हराकर पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया और उसके साथ ही दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देकर भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। का मैच होने जा रहा है ये फाइनल जो होगा उसके लिए हम सब एक्साइटेड हैं। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका है अनबीटन। देखते हैं कि क्या होता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़ के। उसके बाद जी पंजाब की अगर बात की जाए, गुज़श्ता 24 घंटों में कम से कम 19 अफराद जान बहक हुए, जबकि 1116 ट्रैफिक हादसात में 1224 अफराद जख्मी हुए। टैक्सों की भरमार, ये वैसे रोड सेफ्टी से मुतालिक सेगमेंट होगा हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि इतना बड़ा नंबर है एक्सीडेंट्स वगैरह का, ये क्यों है। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे आगे बढ़ते हुए टैक्सेस के हवाले से कि टैक्सेस की भरमार है और इस पर हुकूमती रुकन FBR हुकाम पर इस पर बरस पड़ी। क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? अनूशा रहमान ने यह सवाल पूछा है और वाकई हम भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। टैक्सेस वैसे लग भी चुके हैं। और फिर आखिर में हम बात करेंगे जी ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। आप सब लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी जो ख्वाब हैं, जो आप जिनकी ताबीर जानना चाहते हैं, ख्वाबों की ताबीर पूछें और ख्वाबों की हकीकत को जानेंगे हम अपने लास्ट सेगमेंट में। अच्छा, पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जी जहांगीर जदून ने। उनसे जानते हैं कि कानूनी एतबार से जो कल फैसला आया है वो दुरुस्त है या नहीं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जो कल फैसला सामने आया है, आप ये फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, देखिए फैसला तो एक्सपेक्ट करने की बात नहीं है कि फैसला इन्होंने जो अनाउंसमेंट थी पहले एक जज के पास थी तो उन्होंने इस केस को फाइनलाइज कर लिया था, क्योंकि ये अपील देखनी होती है बेसिकली कि ट्रायल कोर्ट ने कोई एरर की है या जो सजा दी है वो एविडेंस बेस्ड है या नहीं है। तो आपको पता है कि लास्ट डेट में अनाउंसमेंट होनी थी और फौरन ही जिस दिन इनको पता चल गया कि अनाउंसमेंट होनी है केस की, तो उन्होंने जाके खाबर मनिका के जरिए उस पर अदम एतमाद करा दिया कोर्ट में। तो कोर्ट ने फिर कहा जी अब हम तो नहीं इसमें, हालांकि उस जज साहब को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी, जो भी वो फैसला कर चुके थे। तो गालिब गुमान यही है कि फैसला PTI के हक में था, इसलिए उन्होंने जाके एतराज किया, फिर केस ट्रांसफर हो गया। तो अभी इन्होंने रीजन ये लिखी है कि ये एक तो सजा जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं, यानी कि 2-3 साल नहीं है, वो दूसरा फाइनल अपील जो है वो बहुत जल्दी डिसाइड होने वाली है। तो इस वजह से उन्होंने ये समझा है कि हम इसकी अभी सजा जो है मुअत्तल नहीं करते। अच्छा, तो इसको देखें फाइनल अपील की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इस ग्राउंड पे तो मतलब उसकी तारीख 12 जुलाई है। 12 जुलाई लास्ट जी 12 जुलाई उसमें जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है, तो फाइनल अपील क्योंकि फाइनल अपील का डिसीजन बहुत करीब है, इस वजह से उन्होंने इसका सहारा लेके तो जो कल की सजा थी वो 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर सकती है कोई अच्छा फैसला उनके हक में आना?
नहीं, तरीके इंसाफ तो एक्सपेक्ट कर सकती है, लेकिन जो जजों पे अदम एतमाद करना, फिर एक जज से दूसरे को ट्रांसफर करा देना, तो उसमें फिर कम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। एक पार्टी जो है वो कोशिश करती है कि सजा हो, दूसरे अब इनका केस तो वाकई है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इधर तक केस जो है वो काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये नहीं बनाना चाहिए था, एक पर्सनल फैमिली केस था। लेकिन एनीवे अब केस बन गया है, तो जो जज साहब इसको केस पहले सुन रहे थे उन पे एतमाद करते तो अब तक फैसला हो चुका था, लेकिन पीटीआई के हक में फैसला आने की वजह से उन्होंने इस पे एतमाद वैसे किया। वैसे और इस सारे ड्यूरेशन में आपने अभी बात की है कि जो जज इसके पहले थे शाहरुख अर्जुमन, पीटीआई कुछ कर सकती है कि ये केस वापस उनको ट्रांसफर कर दिया जाए? नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी हाई कोर्ट में हाँ जाके, जी, फिर उन्होंने बिल्कुल। कहा था नहीं, हम इसको डायरेक्शन देते हैं कि जल्दी डिसाइड करे। अब एक जज ने केस ट्रांसफर कर दिया है, उसने लेटर लिख दिया है, तो फिर ये मुनासिब नहीं है कि उस पर इम्पोज किया जाए कि आप खुद ही फैसला करें। ठीक है, तो ये जो अभी फैसला हुआ है तो ये कि फाइनल अपील के लिए ये ग्राउंड्स यूज किए गए, बाकी फाइनल अपील जो टेक्निकल है अभी 2 हफ्ते रह गए हैं, तो विद इन 2 वीक जो है फाइनल अपील का डिसीजन होगा। तो फिर अगर अपील का फैसला पीटीआई के अगेंस्ट आता है तो फौरन हाई कोर्ट में चले आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली उनको रिलीफ जो है, अगर अभी ना मिला तो कुछ अरसे के बाद मिल जाएगा, रिलीफ मिलेगा उनको, लग रहा है। अच्छा, अगर हम कानूनी एतबार से इस केस को चेक करें, पहले भी जो 7 साल की सजा सुनाई गई है, वो जो ना कोई शरई कानून है हमारा, ना कोई हमारी इसके अलावा, ये कौन सा कानून है, ये किस तरीके से, ये इसका फ्रेमवर्क क्या, ये क्या हो रहा है मतलब इस केस में? ये देखिए, उन्होंने एक पीपीसी के तहत जो है ना, ये जो मतलब है उस तहत कहते हैं ऑफेंस है कि अगर आपका अच्छा, जिसकी ये पीपीसी की आप जो बात करें ना, वो भी तब है जब आपने कोई फ्रॉड वगैरह किया हो, आपने शादी इस तरह की हो कि जब आपने किसी को धोखा दिया, जैसे कि आपने एक सेरेमनी अरेंज कर ली है लेकिन एक्चुअली आपने शादी नहीं की, उसके कोई भी पर्पसेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, वीजा वगैरह, इस तरह। इमरान खान ने तो ऐसा नहीं कि इनकी तो असल में शादी हुई है ना। जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो वो उस ऑफेंस को प्रूव करना प्रोसिक्यूशन का काम है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप एक बंदे को सजा देना चाहते हैं, उसको जेल के अंदर रखना चाहते हैं, और इतनी 7 साल की सजा को थोड़ी सजा तो नहीं होती एक। तो ये भी केस इस तरह ही लग रहा है कि ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और देखना, मनिका पहले तो 1.5 साल बोला ही नहीं है, फिर एक बंदे ने आके कंप्लेंट की, केस चलता रहा थोड़ा सा, फिर उसने विदड्रॉ की। तो ये सारी एक प्लानिंग के जरिए केस हो रहे हैं, ये इंसिडेंटली कोई नहीं है कि अब किसी ने आके, अगर ये केस करता तो उस वक्त करता जब शादी हुई थी। बिल्कुल, इतने साल बाद जाके याद है। अच्छा, जहांगीर साहब हमें साथ ही ज्वाइन किया, हाफिज एहसान साहब ने, वो भी माहिर कानून है, उनसे उनकी राय जानते हैं। ये बताइएगा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जहांगीर ने बताया कि पीपीसी के मुताबिक ये केस की सजा हुई थी, और जिसपे मैंने ये कहा कि ये तो तब होता है ना जब आपने कोई फ्रॉड किया हो, वो जो कानून है वो भी तब ही लागू होगा। आपने कोई सेरेमनी कर ली है लेकिन असल में आपने शादी नहीं की है और उसका मकसद कोई और है, ये उस केस में लागू होता है। इस केस में, इद्दत केस में, ये लॉ भी एप्लीकेबल होता दिखाई नहीं देता अपेरेंटली। आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निम्रा, ये तो मेरिट की बात है कि केस है या नहीं है, या केस बनता है या नहीं है। एक कंप्लेंट आ गई है और ये एक इसके अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये स्टेट केस नहीं है। स्टेट केस तब होता है कि जब पुलिस को एफआईआर पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर्ड करे, या किसी भी स्पेशल जो आपके लॉज है उनके नीचे एफआईआर को रजिस्टर्ड किया जाए, और उसके बाद जो है वो केस आगे चले, तो वो एक स्टेट केस होता है और उसके अंदर एक प्रोसिक्यूशन का सिस्टम होता है। ये एक कंप्लेंट केस है कि जो फॉर्मर हस्बैंड ने एक कंप्लेंट फाइल की, जो कंसर्न आपके इस्लामाबाद के अंदर कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, और उसने उसका कॉग्निजेंस लेके उसके ऊपर 2 चार्ज फ्रेम किए। एक 496 का फ्रेम किया और एक 496A का फ्रेम किया उसके अंदर। और मामला जब ऊपर गया और वहां पे जाके 496 अच्छा, एहसान साहब, अगर क्विकली 496 और 496A को हल्का सा हमारे नाज़रीन के लिए हल्का से मुराद है, थोड़ा सा आसान अल्फाज में कुछ अगर एक्सप्लेन भी कर दें साथ। 496 जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है किसी के साथ शादी करता है और उसके अंदर को फ्रॉडुलेंट वाली एक्सरसाइज की जाती है, तो उसके अंदर जो है वो आपको सजा दी जाती है, और वो सजा जो है उसकी है 7 साल। और दूसरा जो है 496A जो है वो उससे ज्यादा एक हीनियस ऑफेंस है कि जिसके अंदर ये है कि इसी की एक कंटिन्यूएशन है, और उस कंटिन्यूएशन के अंदर ये है कि आप किसी चीज को इंसाइट करते हैं और उसको टेक अवे करते हैं या डिटेन करते हैं, और उसके बाद जो है इलिसिट इंटरकोर्स या कुछ तरह की एक्सरसाइज जो है जो लॉ की लैंग्वेज है उसके मुताबिक करते हैं, तो उसके लिए जो है वो सजा जो है उसको 7 साल से ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन जो केस इस लेवल का नहीं था, ये इस तरह की कंटेंट नहीं थी, तो लिहाजा 496A जो था उसको डिलीट कर दिया गया और 496 के अंदर आया। अब यहाँ के ऊपर जब जज साहब ने इस केस को ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद आपके सामने ही था सारा कि एक प्रोसेस को हेस्ट के अंदर रखा गया, ड्यू
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया। और उसके बाद ये है कि 3 फरवरी को एक जजमेंट आई। जब 3 फरवरी को एक जजमेंट आ गई तो उसके बाद उसको अपील के अंदर चैलेंज कर लिया गया और साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी अप्लाई की गई। अब यहाँ के ऊपर ये था कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को जो है उसका फैसला नहीं करवाया गया और मेन अपील जो लग गई और उसके अंदर पहले जजमेंट 23 मई को रिजर्व हुई और फिर 29 मई को, और जिस दिन इसने अनाउंस होना था उस दिन जज साहब वहां से चले गए और उन्होंने कहा कि जी मैं इसको नहीं सुनता, चूंकि जो कंप्लेनेंट है उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। और मामला हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि इसको 30 दिन के अंदर फैसला करें और 15 दिन के अंदर सस्पेंशन, तो मैं समझता हूं कि ये वो एक पॉइंट है कि जिसके अंदर पीटीआई की लीगल स्ट्रैटेजी के अंदर एक फ्लॉ आया है, या एक उन्होंने उसको असर्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि 426 की निम्रा बड़ी वाज़ेह प्रोविजंस है और वो ये है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन है, उसके पास जज का भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी एक्सरसाइज जुरिडिक्शन करे। और जनरली जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस उस वक्त आती है कि जब आपका केस नियर फ्यूचर के अंदर लग ना रहा हो। और 3 जो कंडीशंस हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। एक ये है कि आपको सजा 3 साल तक हुई हो या 3 साल से कम हुई हो और आपका केस 6 माह के अंदर ना लगे तो आपको जो है वो राइट ऑफ आपका एज ए राइट हो जाता है कि आपकी सजा जो है सस्पेंड कर दी जाए। इसी तरह अगर आपकी सजा 3 से 7 साल के अंदर आए तो फिर उसके अंदर आपकी अपील 1 साल के अंदर न लगे तो आपकी सजा या जो भी एक्यूज है उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी है 7 साल से ऊपर के अंदर और आपकी अपील 2 साल के अंदर एपलेट कोर्ट के अंदर न लगे, वो आपकी सेशन कोर्ट भी हो सकती है, वो आपकी हाई कोर्ट भी हो सकती है, तो उसके अंदर एज अ राइट जो है आपको बेल ग्रांट की जाती है। अब इस केस के अंदर 7 साल से ऊपर थी और 5 लाख इसका जुर्माना था, तो ये किसी एक कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता था। चूंकि 3 फरवरी का अगर आप फैसला देखें तो आज अगर हम 27 को उन्होंने अनाउंस किया है तो तकरीबन जो है इसके अंदर 3.5 माह इसका बनता है, तो वो किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आता था, ना शॉर्ट सेंटेंस थी ना उसके अंदर वो लॉ की प्रोविजन थी। अब इनके लिए बेहतर ये था कि बजाय जज साहब से इसका फैसला करवाते, अपील के अंदर इनका बहुत अच्छा केस है और वहां पे कहते हैं कि जी आप हमारी मेन अपील सुने। और पाकिस्तान के किसी भी लॉयर से अगर आप बात करेंगे जो क्रिमिनल सिस्टम के अंदर या जस्टिस के अंदर प्रैक्टिस करता है तो वो कभी भी ये एडवाइज नहीं करेगा कि आपकी 3 दिन के बाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर 2 जुलाई को जो है वो आपका मेन अपील लगी हुई है और आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है उसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं। तो जिस तरह एक होता है इन्फ्लुएंस जो है अगेंस्ट ड्रॉ होता है किसी भी जजमेंट का, अगर कोई जज दे चाहे वो कंप्लेनेंट के खिलाफ दे या चाहे वो एक्यूज के खिलाफ दे तो उसका इफेक्ट मेन अपील के ऊपर जाता है। तो इस केस के अंदर अब टेंटेटिव असेसमेंट जो 426 की उन्होंने दी है उसके अंदर कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं है, सिर्फ उन्होंने उन प्रोविजंस को कोट किया है कि इस प्रोविजंस के अंदर इनका केस फॉल नहीं करता। अब मैं 2 तारीख को देखूंगा और अगर 2 तारीख को अगर ये मेरिट पे जाके इस पे बात करते हैं और वो जो सारे कंप्लेनेंट साइड के लूप होल्स हैं या इसके अंदर जो उसके अंदर डेंट डाल सकते हैं कि जी 6 साल के बाद उसने कंप्लेंट क्या डेंट पड़ सकते हैं, ये जहांगीर साहब सारी अच्छी चीजें हैं जो अपील केस के अंदर। लेकिन निम्रा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिस तरह जुडिशरी को या जज को क्रिटिसाइज करना कि उसने पता नहीं क्या फैसला दे दिया है और बड़े इंटरफेरेंस, ये तो पॉलिटिकल चीजें आ जाती है ना हाफिज साहब, ये तो चले देखते हैं। साथ ही पॉलिटिकल नहीं है निम्रा, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है। हमने इसको जो किया हुआ है कि हमारे हक में फैसला आए तो अदालत भी ठीक है, जज भी ठीक है। जी आपका पॉइंट आ गया हाफिज साहब, आपका पॉइंट आ गया। जहांगीर भी जी हाफिज साहब माजरत के साथ आपका पॉइंट आ चुका है। जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, शाहरुख अर्जुमन ने फैसला महफूज करने के बाद जो है वो ट्रांसफर किया था, अब 12 जुलाई तक की तारीख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही वैसे ये केस बड़ा वीक है अगर हम इसको कानूनी एतबार से देखें, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉइंट के साथ खेल सकती है? नहीं, खेलने की बात तो नहीं है। अभी देखें ना योग इसके अंदर लूप होल हैं या जो वीकनेस है केस की वो उसी पे मेरिट पे ही बात करेंगे, इसमें खेलने की बात तो नहीं है। तो अगर मतलब उस पॉइंट को यूज कर सकती है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्चुअली। ऑफ कोर्स वो यूज करेंगे ना। आप जो है जो प्रोसिक्यूशन के केस की वीकनेस है उनके पास वो उनका डिफेंस बन जाता है कि जी इसके अंदर ये जो इतनी वीकनेस है तो किस तरह आप सजा दे सकते हैं। मतलब तहरीक इंसाफ के पास ये पॉइंट आ सकता है ना कि ये बहुत गलत प्रेसिडेंट, ऐसे तो कभी भी कोई भी किसी केस में उठ के कह सकता है मुझे इस जज पे एतबार नहीं है, तो जज जो है वो फैसला महफूज करने के बाद उसको ये प्रेसिडेंट पे बात कर सकती है तहरीक इंसाफ। दोनों तरफ से होता है कि जब भी किसी भी पोलिटिकल पार्टी का या पोलिटिकल लीडर का केस होता है वो समझते हैं हमारे खिलाफ आएगा तो वो दूसरी साइड जो है वो तो नो कॉन्फिडेंस करती है। आपने देखा है कि चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके बारे में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में, जजों के बारे में क्या कहा जाता है। इससे किसी पार्टी को एक्सेप्शन हासिल नहीं है। तमाम पार्टियां जितनी भी शामिल हैं इसमें, वो लोग जिनके केस सियासी होते हैं वो ट्रायल होते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए
दूसरे मीडिया के जरिए जब भी वो समझते हैं कि हमारे खिलाफ कोई केस आ रहा है, हालांकि उनके पास ऑप्शन होते हैं। अब इनके पास भी देखें ऑप्शन है, इनको कितने रिलीफ मिल चुके हैं हाई कोर्ट से, बड़ा क्विक रिलीफ मिल रहा है पीटीआई को तमाम कोर्टों से। लेकिन इसके बावजूद अगर ये जरा सा समझते हैं कि हमारे खिलाफ केस आएगा तो ये फौरन सोशल मीडिया पे और ऐसी की तैसी फेर देते हैं जजेस की भी और पूरे सिस्टम की। इस तरह नहीं चलना चाहिए। चलें आपने झूठा केस बना दिया या गलत बना दिया, पाकिस्तान के अंदर जितने लोग जेलों में पड़े हुए हैं हजारों लाखों के हिसाब से, क्या इन पे सब ये जायज और सही केस बने हुए हैं? आप एक एफआईआर पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर उठा ले, उस एफआईआर के अंदर 60% झूठ होता है, 40% एफआईआर ठीक होती है। ये बेस है एफआईआर की। कोई भी बंदा क्रिमिनल सिस्टम के अंदर एफआईआर कराता है तो मेनली ये होता है कि वो 100% सच पे बेस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मिर्च मसाला लगाना, थोड़ी चीज को बढ़ा के बयान करना, ये इस सिस्टम का हिस्सा है और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। लोग कहते हैं जी सजा केस लटका रहे 4-5 साल, बंदा कोर्ट के अंदर मौजूद हो, सुबह इस गर्मी के अंदर 8 बजे आए, शायद 2 बजे या 3 बजे फारग हो चला जाए, तो ये सबसे बड़ी सजा होती है। तो इसके बाद अगर वो कंप्रोमाइज होता है या बरी हो जाता है तो इस पर ना ही कोई कंपनसेशन होती है। एक बंदा जेल के अंदर 2-2, 4-4 साल काट के बाहर आता है, बरी होता है, तो क्या कंपनसेशन है? कुछ भी नहीं है। उसकी तो सारी लाइफ तबाह होती है, उसकी फैमिली की, उसकी। इस तरह हमने देखा है कई सजाएं इवन मर्डर ट्रायल के अंदर होती है, बाद में कहते हैं जी अब बरी हो गया बंदा, डेथ के बाद बरी कर देते हैं। तो क्रिमिनल सिस्टम के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा है। तो पोलिटिकली लोगों को चाहिए कि कोर्टों के जो कोर्ट होती है उन पर एतमाद करें और अपने फैसले जो है जब मेरिट पे आते हैं तो उनको एक्सेप्ट करें। आगे उनके पास फोरम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, उनके केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी चलते हैं। सारे जज उनके केस को टच स्टोन ऑफ द फेयर ट्रायल जो परखते हैं। वो रिलीफ जो है जिस तरह मैं समझता हूँ कि पीटीआई को मिल रहा है, इस तरह शायद ही किसी पार्टी के अगेंस्ट अगर इतने केस होते तो उनको रिलीफ मिलता। तो इनको खासा रिलीफ मिल रहा है और मेरिट पर रिलीफ मिलना चाहिए। हम उसके अगेंस्ट नहीं है कि रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। अगर आपका केस कमजोर है, प्रोसिक्यूशन केस बनाती है या कोई कंप्लेंट फाइल करता है, अगर उसका केस बदनीति में मबनी है तो जो डिफेंस होता है या अक्यूज होता है उसको मेरिट पर रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा एहसान साहब, पूरी दुनिया को फिलहाल नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, क्योंकि जब भी हम इसकी टेक्निकलिटीज पर आते हैं, इसके मेरिट पर आते हैं, और वो तमाम माहिर कानून बशमूल आप सबके यही पॉइंट हमारे सामने आता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस ही है। कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड इसके नहीं है, जिसकी वजह से शायद इस्लाम का भी बड़ा मजाक उड़ता है कि एक औरत की अपनी गवाही काफी होती है। ये हमारे जो मुफ्ती वगैरह वो ये कहते हैं, एनी हाउस बुश्रा बीबी जो भी कहती है। लेकिन ये सारी चीजें सामने रखते हुए अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको क्या करती हुई दिखाई देती है पॉलिटिकली, क्योंकि ये केस है ही पॉलिटिकल? निम्रत देखिए, आप सिर्फ एक एंगल से उसको देख के और आप उसको ड्रैग कर रही हैं इस मामले के अंदर कि ये पॉलिटिकल है। भाई अगर पॉलिटिकल आ गया है तो उस पॉलिटिकल का आपने रिजॉल्व भी तो करना है ना, और उसका एक लीगल रिजॉल्व है। और वो लीगल रिजॉल्व ये है कि अगर आपके खिलाफ फैसला आया और आपकी गलत स्ट्रेटेजी की वजह से आया, आपको इसका फैसला इस वक्त नहीं लेना चाहिए था, आप मेन अपील पे जाते। अब देखें ना कि कल उन्होंने कमेंट किया कि हम इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। और भाई ऑर्डर कब चैलेंज करेंगे? अगर आप 27 को हुआ है, 3 दिन के अंदर वो हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, 2 को वहां पे दोबारा केस फिक्स हो जाएगा इस जज साहब के पास, तो किस तरह मुमकिन है कि हाई कोर्ट उधर से अपील चल रही है और उधर से फैसला दिया जाए? तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा ऑप्टिक्स की बात है। और दूसरा मैं अब इसके अंदर एक और चीज ये है कि अगर आपने सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर उस जज को या उस अदालत को या उस सिस्टम को इतना डिस्क्रेडिट किया है, तो पता नहीं है वो जज साहब 2 तारीख को इस केस को सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं, कि आपने सारे सिस्टम को इस स्टेज पे डाल दिया है। और दूसरा जो इसके अंदर मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आज फैसला इनकी गलती की वजह से, इनकी टेक्निकल गलती की वजह से इनके खिलाफ आया है और वो मेरिट पे नहीं आया, सिर्फ एक लॉ का उन्होंने पॉइंट किया, बिल्कुल ठीक है जज साहब ने उस पॉइंट को किया है। कभी भी इस तरह नहीं होता कि 3 दिन के बाद आपका मेन अपील लगे और आप उससे पहले सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करवाएं। ना ये बेल मैटर्स के अंदर आता है, ना सस्पेंशन के अंदर आता है। और फिर आपका जब सेक्शन 426 जो है उसको लेजिस्लेटर ने कंस्ट्रक्टेड डिस्क्रिप्शन के अंदर कर दिया हो। अब अगर यही जज साहब 2 तारीख को जो है 2-3 दिन के बाद फैसला बहस सुन के फैसला कर देते हैं और वो इनको एक्विट कर देते हैं, तो क्या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की जीत 5 दिन के अंदर आ जाएगी? क्या पाकिस्तान का सारा इंसाफ का निजाम 5 दिन के अंदर बेहतर हो जाएगा? क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जिस पे आप भी बात कर रही हैं और बड़ी बात की जा रही है और जुडिशियल इंटरफेरेंस है वो 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी? फिर क्या उसके अंदर जो है जो ऊपर से कहा जाता है कि जी लेफ्ट राइट से जज पे प्रेशर आता है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि ये वतीरा जो है निम्रा हमारे सिस्टम के लिए मुनासिब नहीं है। हाँ,
जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं और आप कन्फ्रंटेशन के मोड के अंदर होते हैं तो उसकी एक पॉलिटिकल प्राइस होती है, और वो पॉलिटिकल प्राइस पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पे की है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है, और अब ये इसके अंदर आए हैं, और अगर आए हैं तो फिर इसको उसी के मुताबिक इस सिस्टम के अंदर रहते हुए करें, और जिस सिस्टम को ये डिस्क्रेडिट कर रहे थे उसी सिस्टम ने इनको रिलीफ दी है। अब आप देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर क्या क्या सोशल मीडिया पे नहीं कहा गया, क्या नहीं क्या उन्हें रिजाइन कर दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिजाइन कर दें, और वही चीफ जस्टिस अब जो भी केस इनका जा रहा है वो मेरिट पे फैसला कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जाए, उन्होंने वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है कि ट्रिब्यूनल्स काम करते रहेंगे। वो साइफर का केस क्या है, उसके अंदर उन्होंने क्विट कर दिया। वो तोशाखाना का क्या है, सजा सस्पेंड कर दी। इलेक्शन कमीशन की कन्विक्शन के खिलाफ गई, सजा सस्पेंड कर दी। चलिए, तो फिर हाफिज साहब, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अगर जुडिशरी जो है वो मेरिट पे सारे केसेस को लेकर आगे चल रही है। हम लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ आना चाहिए और जुडिशरी को जो है वो बगैर किसी प्रेशर के काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका भी, और जहांगीर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू नहीं है इद्दत केस से मुतालिक, ये सारी गुफ्तगू थी। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का, जल्दी से एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, इसलिए हमारे साथ ही रहिएगा।